जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता और मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए 3D वे में क्लास में ही समझाने की कोशिश करूं और मैं आपके लिए जितना हो सकेगा मैं आपके लिए उतना बताऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आज हम? वैदिक सभ्यता। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम 3D वे में समझेंगे विद चित्र के माध्यम से। क्या होता है, कुछ लोगों को याद नहीं होती है, तो इसी चक्कर में हम एकदम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता के यदि कालखंड की बात करें, क्या चीज? वैदिक सभ्यता के कालखंड की बात करें तो यह जो कालखंड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, इसका कालखंड माना जाता है किसका? वैदिक सभ्यता का। ठीक है, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कालखंड माना जाता है किसका? वैदिक सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह क्या थी? आपकी दूसरी सभ्यता थी, दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता। देखिए, इसके परिचय की बात करें, क्या चीज? परिचय। वैदिक सभ्यता को हम मुख्यतः दो भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं हम मुख्यतः? वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट तक पढ़ते हैं। और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बनता है टोटल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि इसका समय पूछ लेता है कि पूर्व वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है, या पूछ लेगा उत्तर वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है, यह पूछ लेता है आपसे। ठीक है, देखिए, पूर्व वैदिक काल को हम जो है क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं हम? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। पूछ लेता है ऐसा कि बताइए पूर्व वैदिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्व वैदिक काल को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसा पूछ लेता है। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं हम? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। देखिए, इसमें जो वैदिक सभ्यता शब्द लिखा हुआ है, वैदिक सभ्यता शब्द, वैदिक सभ्यता जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द, वैदिक शब्द किससे बना है? वैदिक शब्द, देखिए जो वैदिक शब्द है किससे बना है? वैदिक शब्द जो है यह किससे बना है? आपका वेद से बना है। किससे बना है? वैदिक शब्द वेद से बना है। मैं आपके लिए वेद दिखा दूं कौन कौन से हैं। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्या है? आपके वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, आपके सामने दिख ही रहे होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, बात हो रही थी कि वैदिक शब्द जो है किससे बना है? वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक शब्द पूछता है कि वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, फिलहाल अभी ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के लिए अलग हटाइए। ठीक है, इसके बारे में अगले हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी वेद के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। जहां से प्रश्न पूछा गया आपके लिए हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान है। मैंने आपके लिए वेद भी दिखा दिए कौन से हैं। ठीक है, किस काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं? पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये सब हमने जान लिया। बात करें इसके निर्माता की, क्या चीज? निर्माता। देखिए, जो निर्माता थे वैदिक सभ्यता के, जो निर्माता थे वह कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आपके आर्य थे। पूछ लेता है कि ऐसे बताइए कि आर्य जो शब्द है, आर्य, आर्य जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? आर्य जो शब्द का शब्द है किस भाषा का शब्द है? आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। किस भाषा का शब्द है आर्य? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या ज्ञानी। क्या है? जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या ज्ञानी। वैदिक सभ्यता में जो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या होता है आपका? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ज्ञानी। ठीक है, क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या ज्ञानी। देखिए, अब इसकी जो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता के मूल निवास, क्या चीज? जो मूल निवास जो थे, मूल निवास। ठीक है, आर्य का जो मूल निवास है ये कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? आर्यों का जो मूल निवास है, कहाँ से आर्य जो थे कहाँ से आए थे? ठीक है, आर्य जो थे कहाँ से आए थे? देखिए, ये है कौन है? ये है आपके लिए दिख रहे होंगे मैक्स मूलर। कौन है ये? है इनका नाम है मैक्स मूलर। इनके अनुसार जो आर्य जो आए थे आपके मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे ये?
आर्य जो थे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। पूछ लेता है कि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ज़्यादातर यही मत मान्य रहता है आपके लिए। मध्य एशिया का जो एरिया है देख लीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान, ये क्या है, पूरा मध्य एशिया का भाग है। ठीक है, आपके लिए राजधानी दिख रही है कजाकिस्तान की अस्ताना है। ठीक है, आपके लिए दिख रहा होगा। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वह कहाँ से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके, देखिए दूसरे कौन आते हैं, दूसरे आते हैं ये हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या है ये, डॉक्टर संपूर्णानंद है इनका नाम। इनके अनुसार जो आर्य थे, इनके अनुसार जो आर्य थे कहाँ से आए थे, आपके यूरेशिया। कहाँ से आए थे, यूरेशिया। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया के जो बीच का भाग, यूरोप और एशिया के मध्य में जो था, ठीक है, वही। वो कहाँ से आए थे इनके अनुसार, आल्पस पर्वत। कहाँ से आए थे, आल्पस पर्वत से आए थे आर्य। कहाँ से आए थे, आल्पस पर्वत से आए थे डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। पूछता है कि बताइए डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो थे कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे। ठीक है, आल्पस पर्वत जो है यूरोप और रूस को अलग करता है। आल्पस पर्वत यूरोप और रूस को अलग करता है। ठीक है, क्या चीज, पहले जो यूरोप और एशिया जो था पूरा सभी मिला हुआ था। ठीक है, फिर एक आल्पस पर्वत, एक आल्पस पर्वत के द्वारा यूरोप को एशिया से अलग कर दिया गया। ठीक है, आल्पस पर्वत के द्वारा यूरोप और एशिया को अलग कर दिया गया। वही कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, काला सागर होते हुए ये सब अलग कर देता है किसको, यूरोप एशिया से होता है। ठीक है, संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, आपके आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे संपूर्णानंद के अनुसार। फिर आते हैं आपके, कौन आते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ये कौन है, बाल गंगाधर तिलक है, आपके लिए दिख रहे होंगे। ये कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य जो थे, ये है आपकी पृथ्वी माँ। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे उत्तर में, पृथ्वी के सबसे उत्तर में वह कौन सा है, आपका नॉर्थ पोल है, और नीचे कौन सा है, साउथ पोल है। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो थे आर्य जो थे कहाँ से आए थे, आपके उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव मतलब कि नॉर्थ पोल से आए थे। कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, किसके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, मतलब कि कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे। कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य। कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे। फिर आते हैं आपके वही स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य जो थे कहाँ से आए थे, जो आप रेड रेड एरिया देख रहे हैं वह आपका क्या कहलाता है, तिब्बत। फिलहाल अब तो चाइना, चीन के कब्जे में है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो थे कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। ऐसे याद कर रखते हैं, सती, सती शब्द याद रख लीजिएगा। क्या चीज, सती शब्द, सती शब्द याद रखिए, याद रखेगा अपनी सती शब्द। ठीक है, मतलब कि सा से स्वामी दयानंद सरस्वती, ती से तिब्बत, मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे, आपके तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। आपके लिए दिख रहा होगा तिब्बत कहाँ पे एरिया है। ये थोड़ा देखते हैं आप, नीचे देखते हैं नेपाल का एरिया है और भारत का एरिया, और ऊपर जो सफेद सफेद दिख रहा है वह क्या है, आपका चीन का एरिया है। ठीक है, किसका है, चीन का है। और उससे ऊपर रहता है, फिर वो रहता है आपका क्या कहते हैं, मंगोलिया रहता है। मंगोलिया से और ऊपर बकाया रहा वो आपका रूस रहा। ठीक है, क्या रहा, रूस रहा। ठीक है, क्या रहा, रूस रहा। देखिए बात करें इसके जानकारी के स्रोत, जो वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत आपके लिए कहाँ से कहाँ मिलते हैं। देखिए जानकारी के स्रोत जो हैं साहित्यक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं। क्या चीज, साहित्यक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत मिलते हैं आपके लिए। साहित्यक मतलब कि होता है, साहित्यक मतलब कि वेद, साहित्य मतलब कि किताबों से। किताबें कौन कौन सी थी उस टाइम पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्या थे आपके साहित्यक स्रोत थे, साहित्य थे, साहित्यक स्रोत थे। कि इस साहित्य से जो है आर्य के वो मिलते हैं, आर्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत आपके लिए दिख रहा होगा। देखिए जैसे कि ये अभिलेख हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, जो पत्थर पर जो लेख लिखे होते हैं, पत्थर पर जो लेख लिखे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं अभिलेख। जैसे देखिए पत्थर की मूर्ति बनी हुई है कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही थी, पत्थर पे देखिए चित्र बने हुए हैं, तो यही होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो जानकारी स्रोत कहाँ से मिलते हैं, साहित्यक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत, दोनों प्राप्त हुए हैं जानकारी के स्रोतों में। एक साहित्यक वही थे आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुरातात्विक कहते हैं जैसे बोगाज खोयाबुलू। प्रत्येक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले जो
यजुर्वेद जैसे कि साहित्यिक स्रोत के बारे में थोड़ा बड़ा है और पुरातात्विक के बारे में थोड़ा छोटा है। तो पुरातात्विक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ते हैं। देखिए, बढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में एक अभिलेख है, बोगाज खोई अभिलेख। ठीक है, बोगाज खोई अभिलेख। बोगाज खोई अभिलेख जो है, देखिए 1400 ईसा पूर्व के, क्या चीज, 1400 बीसी के इस अभिलेख से क्या है, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र वरुण नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पूछता है कि बताइए इंद्र का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, बोगाज खोई अभिलेख से मिलता है। पूछता है कि वरुण का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो कहां से मिलता है वरुण का अभिलेख। देखिए, मैं आपके लिए एक बार, देखिए इंद्र का उल्लेख कहां से मिलता है आपका, बोगाज खोई अभिलेख से मिलता है। वरुण का उल्लेख कहां से मिलता है आपका, बोगाज खोई अभिलेख से मिलता है। मित्र का उल्लेख कहां से मिलता है, बोगाज खोई अभिलेख से मिलता है। पूछता है कितना पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है यह उल्लेख, यह अभिलेख, उल्लेख नहीं। और नासत्य का उल्लेख कहां से मिलता है, बोगाज खोई अभिलेख से मिलता है। अभिलेख आपके लिए बताई दिए, जो लेख पत्थर पर लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख मतलब कि अभी किसका पर्यायवाची कह सकते हैं, पत्थर का पर्यायवाची है। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो है गौरिक मृद भांड, क्या चीज, गौरिक मृद भांड, मतलब कि एक गौरिक मृद भांड मतलब कि बर्तन। ठीक है, क्या चीज, बर्तन, जैसे कि ओसीपी ओके और कलर्ड पोट्री, मतलब कि कलर्ड पोट्री मिली है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में देखिए हम बताएंगे कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक, मैंने बताया था शुरू में, पूर्व वैदिक काल को हम 1500 से 1000 बीसी के मिलते हैं। पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड मिले हैं और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड मिलते हैं, मतलब कि चित्र बने हुए हैं, पेंटेड ग्रेवियर। एक एक के बारे में बताइए, चित्र बने हुए हैं, उस पर पेंट किया हुआ है, मतलब जैसे मटके के मटका जो होता है, मटका, उसमें मतलब समझ लीजिए कि उस पर पेंट किया हुआ है। ठीक है, और अवकरण मतलब कि गौरिक मृद भांड मतलब कि उस पर बने हुए हैं साक्षात चित्र। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा इतनी बात तो। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। साहित्यिक स्रोत मैंने आपके लिए वही बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ लेते हैं कि ऋग्वेद के बारे में, किसके साहित्यिक स्रोत, हमने वो तो खत्म कर दिया पुरातात्विक स्रोत। देखिए पुरातात्विक स्रोत वही थे आपके, बोगाज खोई अभिलेख, पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड, उत्तर वैदिक काल में दूसरा मृद भांड। ठीक है, बने हुए, मतलब कि कुछ खोजों में मिले हैं उन्हें। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत आपके लिए बताई दिए, जो लिखे हुए थे, पत्थर वगैरह कहीं भी मिल जाता है। अब पढ़ लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। किसके बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में क्या पढ़ेंगे, प्रत्येक वेद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि सभ्यता का कैसे माना जाता है कि यहाँ सभ्यता रही है। ठीक है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम ऋग्वेद। क्या चीज, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यह, मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोतों में 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बात करते हैं पहले ऋग्वेद के बारे में। क्या चीज, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। सभी वेदों में, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, याद रखेंगे। दूसरा है आपका, पढ़ते हैं इसके संकलनकर्ता। संकलनकर्ता कौन है, कृष्णा द्वैपायन एवं वेदव्यास हैं इसके संकलनकर्ता। पूछता है कि बताइए ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, कौन है, कृष्णा द्वैपायन एवं वेदव्यास हैं ऋग्वेद के संकलनकर्ता। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, जो ऋग्वेद है ना, इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल कह सकते हैं कि 10 विषय हैं। क्या चीज, 10 विषय हैं, और उन 10 विषयों में 1028 सूक्त, मतलब कि 1028 मंत्र हैं। पूछता है कि ऋग्वेद में कितने विषय हैं, या पूछ लेगा कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं आपके, 10 मंडल हैं। पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने मंत्रों का उल्लेख है, 1028 मंत्र हैं। पूछेगा मंत्र की जगह सूक्त का, सूक्त का मतलब कि कह सकते हैं मंत्र, सूक्त क्या मंत्र है। ठीक है, 1000। पूछता है कि किस वेद में 1028 सूक्त हैं, ये पूछ लिया 1028 मंत्र हैं, तो किस वेद में है आपके, ऋग्वेद में है 1028 मंत्र। क्या चीज, 1028 मंत्र। ठीक है, पढ़ते हैं एक चीज, एक अगले इसमें। देखिए ऋग्वेद में जो है पूछता है कि प्रथम एवं 10वां मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल क्या है, सबसे नया है। पूछता है कि किस वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, किस वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, तो किसी में है, ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल क्या है, सबसे नया है। या पूछ लेगा ऐसे कि बताइए
कौन से मंडल सबसे नए हैं? ऋग्वेद में कौन से मंडल क्या है सबसे नए हैं? तो प्रथम मंडल और 10वां मंडल, पहला और आखिरी मंडल क्या है सबसे नया है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, पूछ लेता है ऐसा, पहला और 10वां मंडल क्या है सबसे नया है ऋग्वेद में। पूछता है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल नया है? तो पहला और 10वां मंडल नया है, या कोई एक दे देगा कौन सा मंडल नया है, 10 न दे करके प्रथम देगा 10वां, मतलब कि पहला और आखिरी मंडल क्या है सबसे नया है। देखिए जो इसका तृतीय मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, मतलब कि तीसरा पाठ है, क्या चीज? तीसरा पाठ। तीसरे पाठ में तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछता है कि बताइए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो किसमें है? आपके तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछता है कि गायत्री मंत्र को किसने रचा, किसने लिखा? किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा गायत्री मंत्र के लिए। किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा गायत्री मंत्र के लिए। ठीक है, पूछा कि विश्वामित्र ने कौन से मंत्र की रचना की है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में? तो किसने? गायत्री मंत्र की रचना की है। ठीक है, गायत्री मंत्र। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध, क्या चीज? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध क्या था? 10 राजाओं का युद्ध, जो कि परसोड़ी नदी के तट पर, वर्तमान में उसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। किसके? रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जो जिसमें भरतों के राजा, किसमें? भरतों के राजा सुदास ने, भरतों के राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। 10 राजाओं के एक संघ को हराए। पूछता है कि बताइए कि दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है दशराग युद्ध का वर्णन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9 नंबर का मंडल है, उसमें क्या है? वह देवता सोम को, सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम देवता हैं, जो कि वनस्पति के देवता कहलाते हैं। किसके? वनस्पति के देवता कहलाते हैं। पूछता है कि वनस्पति के देवता कौन थे? कौन थे? आपके देवता सोम जो थे वनस्पति के देवता थे। और देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, बढ़ रहे हैं। पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन, पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन, क्या चीज? पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। क्या चीज? क्या चीज? 10वें मंडल में क्या मिलता है? मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्या चीज? 10वें मंडल में। पूछता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है, 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण वही क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है, यही सब का उल्लेख मिलता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। जो ऋग्वेद के अध्ययन करता होता है, जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? होत्री कहता है। पूछता है ऋग्वेद का उपवेद, क्या चीज? ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। क्या चीज? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आपका? आयुर्वेद। एक बात ध्यान रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आपका? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है। ठीक है, ठीक है, रायु याद रखो, ऐसे करिए रायुर्वेद, रायुर ऐसे रखो, रायु, रा से ऋग्वेद, रा से यु, रायु, ऐसे याद कर लो, रायु। उपवेद का उपवेद कौन सा? ऋग्वेद का आयुर्वेद है। देखिए उपनिषद, उपनिषद कौन कौन से? कौशिकी और ऐत्रेय क्या है? इस वेद के उपनिषद हैं। देखिए आपके लिए उपनिषद बता दूं क्या कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप, समीप बैठना। क्या चीज? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना क्या कहलाता है आपका? उपनिषद कहलाता है। मतलब कि गुरु से शिक्षा लेना, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना ब्रह्म विद्या की, उसे क्या कहते हैं? हम उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, देखिए अनार्डक कौन से हैं इसके? कौशिकी और इसके ऐत्रेय क्या है? अनार्डक क्या पूछता है कि बताइए कौन सा इनमें से ऋग्वेद का उपनिषद है? कौशिकी और ऐत्रेय क्या है? ऋग्वेद है। पूछता है कि अनार्डक कौन सा है? कौशिकी एवं ऐत्रेय क्या है? इसका ऋग्वेद का अनार्डक है। ठीक है, क्या चीज है? अनार्डक है। देखिए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं किसके बारे में? सामवेद के बारे में। अपने सामवेद दिख रहा होगा। श्रद्धा एवं समर्पण की सुस्वर अभिव्यक्ति। सुस्वर, सस्वर, सस्वर मतलब कि स्वर। ठीक है, स्वर,
ठीक है, इसे कहते हैं, देखिए इसे संगीत का वेद कहते हैं। पूछता ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि कहता है कि संगीत का वेद किसे कहते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं संगीत का वेद। इतनी बात ध्यान रखेंगे। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग, 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? आपके 7 स्वर का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? आपके सामवेद में हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्रद्धा एवं समर्पण। देखिए श्रद्धा एवं समर्पण का सस्वर अभिव्यक्ति। ठीक है, तो 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? आपका सामवेद में हुआ। पूछता है कि संगीत का वेद किसे कहते हैं? आपके लिए सामवेद कहते हैं। अब इसके जो अध्येता होते हैं, अध्येता कौन होते हैं? उद्गाता होते हैं। अध्येता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। जो उसका अध्ययन करता है उसे कहते हैं उद्गाता कहते हैं। उपवेद कौन सा है इसका? गंधर्व वेद है। उपवेद कौन सा है इसका? गंधर्व वेद है। किसका? सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। ठीक है, ऐसे याद रखो, जो साग होती है, साग सब्जी, साग होता है ना, साग जैसे सोया पालक का साग, ऐसे याद रखो साग। क्या चीज? साग। क्या याद रखेंगे हम? साग। साग याद रखो तो सा से हो जाएगा सा से सामवेद, गा से गंधर्व वेद। मतलब कि उपवेद कौन सा है इसका? सामवेद का गंधर्व वेद। ठीक है, और साहू 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 होते हैं साहू लोग। कैसे? साहू लोग, जैसे विजय साहू। ठीक है, तो साहू ये से याद रखो, सामवेद का अध्येता कौन होता है? उद्गाता होता है। सा से साहू, ऊ से क्या हो जाएगा? उद्गाता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उपनिषद कौन कौन से इसके? केन छांदोग्य। यह भी आई है, पूछ लेता है कि सामवेद का उपनिषद कौन सा है? केन छांदोग्य। पूछ लेगा केन छांदोग्य किस वेद का उपनिषद है? तो किसका है? आपका सामवेद का उपनिषद है। क्या चीज? सामवेद का उपनिषद है। ठीक है, सामवेद क्या है? उपनिषद है, केन छांदोग्य। और आरण्यक उपनिषद मैंने बता दिया, उपनिषद किसे कहते हैं? जो शिक्षा लेते हैं गुरु के पास बैठकर, उसे कहते हैं उपनिषद। पूछता है कि आरण्यक, जैमिनी और छांदोग्य किस वेद के आरण्यक हैं? जैमिनी एवं छांदोग्य किस वेद के आरण्यक हैं? तो किसके हैं? सामवेद के आरण्यक हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। एक बात दोबारा बता दूं, संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? सामवेद में हुआ। अध्येता कौन होता है सामवेद का? उद्गाता। सामवेद के अध्ययन करने वाले को, सामवेद है इसके अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? इसका गंधर्व वेद है। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? केन छांदोग्य है। और सामवेद का आरण्यक कौन सा है? जैमिनी छांदोग्य है। ठीक है, कौन सा है? जैमिनी छांदोग्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अब आता है यजुर्वेद। यज्ञ कर्म की विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान। यज्ञ कर्म की विधि विधान का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यज्ञ कर्म की विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान। ठीक है, मतलब कि यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ जो है, यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है? आपका यजुर्वेद है। याद रखो, यजुर्वेद यज्ञ ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यज्ञ की विधियों का वर्णन, देखिए लिखा हुआ है सीधे सीधे, और इसमें भी लिखा है बुक में। ठीक है, यज्ञ की विधियों का वर्णन है। ठीक है, और इसे गद्य पद का वेद भी कहते हैं। इसे गद्य पद वेद भी कहते हैं। गद्य पद, इसे गद्य और पद का वेद भी कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को पूछता है कि गद्य और पद का वेद किसे कहते हैं? आपके यजुर्वेद को गद्य और पद का वेद कहते हैं। इतनी बात ध्यान रहेगी। गद्य और पद का वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को कहते हैं। देखिए इसके अध्येता, अध्येता क्या कहते हैं? अधर्वायु। यजुर्वेद के अध्येता क्या कहते हैं? अधर्वायु कहते हैं। और इसका उपवेद कौन सा? धनुर्वेद है। धनुर्वेद मतलब कि धनुर्विद्या कह सकते हैं, धनुर्विद्या। और ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, धनुर्विद्या ऐसे याद रखो। यजुर्वेद में, यजुर्वेद यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में क्या होता है? धनुष से संबंधित, ऐसे याद रख सकते हैं कैसे भी करके। उपवेद कौन सा है इसका? धनुर्वेद है। उपवेद कौन सा है इसका? धनुर्वेद है। और सामवेद का कौन सा है? गंधर्ववेद उपवेद है। ठीक है, क्या चीज? सामवेद का क्या चीज? सामवेद का बताया गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद का कौन सा है? गंधर्ववेद। अध्येता कौन होते हैं? यजुर्वेद के अधर्वायु होते हैं। उपवेद कौन सा है इसका? धनुर्वेद है। और इसका उपनिषद पूछता है कि तैत्तिरीय और मैत्रायणी किस उपनिषद, किस वेद के उपनिषद हैं? तो किसके हैं? यजुर्वेद के। तैत्तिरीय और मैत्रायणी कौन है? तैत्तिरीय और मैत्रायणी क्या है? उपनिषद हैं किसके? यजुर्वेद के। आर्णव कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। क्या चीज? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, पूछता है कि शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? किसका है? आर्णव मतलब कह सकते हैं ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ जो है किसका ब्राह्मण है? तो किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पूछता है तैत्तिरीय किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब बात आती है किसकी? अथर्ववेद की। किसकी? अथर्ववेद की। अथर्ववेद देखिए समझ लेते हैं। इससे जादू टोना वशीकरण आदि का वेद कहते हैं। जादू टोना वशीकरण आदि का वेद कहते हैं किसको? अथर्ववेद को। जादू टोना वशीकरण का वेद कहते हैं। पूछ लेता है, ऐसे पूछा गया है, पूछ लेता क्या? पूछा ही गया है।
जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। पूछता है कि ब्रह्मवेद के नाम से किसे जानते हैं? अथर्ववेद को जानते हैं। किसे? ब्रह्मवेद को जानते हैं। अगला क्या है? सबसे बाद का वेद। पूछता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद है। पूछता है इसके अध्येता, अध्येता कौन है? ब्रह्मा है। अध्येता कैसे कहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा किस वेद के अध्येता हैं? ऐसा पूछ देता है। किसके हैं? अथर्ववेद के अध्येता हैं। ठीक है। उपवेद कौन सा? इसका शैपवेद है। और उपनिषद मुंडक, मंडुक्य और प्रश्न, ऐसे पूछ लेता है कि मुंडक किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का है। मंडुक्य किसका है? अथर्ववेद का है। और प्रश्न किसका है? अथर्ववेद का है उपनिषद। ठीक है। आरण्यक इसका कोई भी नहीं है। आरण्यक मतलब कि ब्राह्मण इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। पूछता है कि किस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है? किसका है? अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्या चीज? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे बात ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, किस में मिलते हैं? नेक्स्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।